प्रॉपर एक सेशन आज से 7 महीने पहले किया था, जब संसद के अंदर एक प्राइवेट मेंबर बिल लाया गया था, यह कहते हुए कि वक्फ बोर्ड को कैसे ना कैसे करके कंट्रोल में लाया जाए। इसके लिए आज से 7 महीने पहले एक सदन के अंदर प्राइवेट मेंबर बिल आया था। मैंने इसके बारे में आपको प्रॉपर जानकारी दी है और आप में से बहुत सारे लोग इस वीडियो को ऑलरेडी देख चुके हैं, बड़ी संख्या में लोगों ने इस वीडियो को देखा है। आज वक्फ बोर्ड किस लिए सुर्खी में है? आज की सुर्खी होने का बड़ा कारण है कि सरकार के द्वारा हाल ही में संसद के अंदर अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के द्वारा किरण रिजिजू जी के द्वारा एक बिल प्रस्तावित किया गया है, या कहिए कि एक संशोधन प्रस्तावित किया गया है, जो कि वक्फ के जो पुराने कानून हैं उनको बदलकर उसमें संशोधन करेंगे। और संशोधन करके हाल ही में जिन कारणों से वक्फ सुर्खियों में था, बड़ी सुर्खी इस बात की थी कि ये किसी की भी प्रॉपर्टी पर अगर क्लेम कर देता था कि ये जगह हमारी है, तो फिर उस जगह को ये बताने के लिए कि ये जगह उस खुद व्यक्ति की है, ये जिम्मेदारी व्यक्ति पर आ जाती थी। वक्फ तो अपने स्तर पर केवल जगह को अपना बताकर निकल लिया करता था। तो अभी सरकार इस मामले में विशेष रूप से संशोधन कर रही है। पहले मैं आपको बता दूं कि क्या है सुर्खी, सुर्खी के साथ साथ क्यों है इसका जानना महत्वपूर्ण, क्या होता है वक्फ, कैसे वक्फ बोर्ड के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल के लिए वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेज दिया गया है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी क्या होती है, क्या करती है, सारी बातें आज के सेशन में हम बताएंगे। एक एक करके सारी चीजें बताएंगे, किस प्रकार से अपोजिशन इसका विरोध कर रहा है, अपोजिशन के अधिकांश जो लीडर्स हैं उनका क्या क्या कहना है, किस प्रकार से वो इस चीज को देखते हैं, सारी बातें हम बताएंगे। सरकार का केवल यह कहना है कि वो वक्फ बोर्ड के कामकाज में पारदर्शिता लाना और महिलाओं को बोर्ड में शामिल करने के लिए इस कार्य को कर रही है। विधेयक का उद्देश्य मौजूदा वक्फ अधिनियम के कई खंडों को रद्द करने के कारण कई खंडों को रद्द करने का कार्य करने की बात है। तो आइए अब शुरू करते हैं कि वक्फ होता क्या है। साथियों, असल में वक्फ बोर्ड को समझने से पूर्व पहले वक्फ शब्द को समझ लीजिए। वक्फ शब्द का अर्थ हुआ दान। किसी व्यक्ति के द्वारा धार्मिक काम के लिए दिया गया जो कोई काम है, धार्मिक काम के लिए, धार्मिक कार्य के लिए जो दिया गया दान है, उसे वक्फ कहा जाता है। यह पैसे, संपत्ति, काम किसी भी रूप के अंदर हो सकता है। और कानूनी शब्दावली में अगर बात करें तो इस्लाम को मानने वाले किसी भी इंसान का धर्म के लिए किया गया किसी भी तरह का दान वक्फ कहलाता है। मतलब यह समझिए कि यह दान चल संपत्ति, अचल संपत्ति किसी भी रूप के अंदर हो सकता है, यानी पैसे के रूप में हो सकता है, जमीन के रूप में हो सकता है। जब कोई व्यक्ति धर्म के लिए दान कर देता है तो उस दान का क्या हो सकता है, तो वो दान चूंकि अब धर्म के नाम पर कर दिया गया है, तो उस जमीन पर शैक्षणिक संस्थान, कब्रिस्तान, मस्जिद, धर्मशालाएं, इन सब का विकास किया जा सकता है। यानी एक प्रकार से यह समझिए कि किसी व्यक्ति ने धर्म के विकास के लिए दान किया, धर्म के लिहाज पर दान किया, और उस दान का उपयोग किसी ना किसी ऐसे कार्य में जिससे कि धर्म को और अच्छे से पाला पोसा जा सके, धर्म को बढ़ाया किया जा सके, उसकी सहायता की जा सके, इस कार्य के लिए संपत्ति को वक्फ किया जाता है। जैसे भाई ऑब्वियस बात है कि धार्मिक संस्थाएं कमाई नहीं करती हैं, तो जनता के द्वारा ही धार्मिक संस्थाओं को अपने स्तर पर सहयोग दिया जाता है। तो ऐसे में जो वक्फ है उसके बारे में कहा गया कि ये अल्टीमेटली वो कार्य है जो जनता के द्वारा धर्म के सर्वाइवल के लिए दान के रूप में दिया गया। ठीक है, जैसे मंदिरों के अंदर चंदे दिए जाते हैं, ऐसे ही यहां पर भी मंदिरों में दान राशि दी जाती है। ऐसे ही इस्लाम में लोग संपत्ति और पैसा दोनों ही दान करने की जो प्रक्रिया अपनाते हैं उसे वक्फ कहते हैं। ठीक है साहब, वक्फ के बारे में कहते हैं, मतलब आसान भाषा में आप इसे दान भी कह सकते हैं। वक्फ के अंदर कहा जाता है कि एक बार किसी ने अगर कुछ वक्फ कर दिया तो फिर वह उसे वापस से ले नहीं सकता। भाई मैंने ये जमीन एक बार दान कर दी तो मैं दान की हुई जमीन को वापस नहीं मांग सकता। ये 3 प्रकार से, चल संपत्ति, अचल संपत्ति और या फिर किसी अन्य रूप में, चाहे सुविधाएं देने के रूप में हो, आप इसको दान कर सकते हैं। अच्छा, अब ये दान की कहानी हो गई। तो फिर वक्फ बोर्ड क्या होता है? वक्फ बोर्ड क्या होता है कि अब देश में जितनी भी दान की हुई जगह है, आज देश में इस्लाम को मानने वाले बहुत से लोग रहते हैं, उनके द्वारा जीवन काल में कभी ना कभी धर्म के नाम पर वक्फ किया गया होगा, संपत्ति का, पैसे का, इन सब का। इनका प्रबंधन करने का कार्य वक्फ बोर्ड के द्वारा किया जाता है। वक्फ बोर्ड इनके प्रबंधन का कार्य करता है। हमारे देश में बाकायदा, देश की आजादी से अब तक बाकायदा वक्फ को कंट्रोल करने के लिए कानून बने रहे हैं कि भाई अगर कोई जमीन दान कर दी गई है तो इसका नियंत्रण सरकार कैसे स्थापित करेगी। तो देश की आजादी से ही वक्फ एक्ट चल रहे हैं। फिलहाल जो सरकार ने एक्ट में परिवर्तन सुझाया है वो 1995 का जो वक्फ एक्ट है उसी के अंदर है। तो वक्फ 1995 का जो एक्ट है उसमें यह कहा जाता है कि अगर वक्फ बोर्ड को लगता है कि कोई जमीन वक्फ की संपत्ति है तो यह साबित करने की जिम्मेदारी उसकी नहीं है, बल्कि जमीन के असली मालिक की होती है, जो वो बताए कि कैसे उसकी जमीन वक्फ की नहीं है। मतलब यह इकलौता ऐसा पॉइंट है जिसके कारण वक्फ सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहा। इसको आसान रूप से ऐसे समझिए कि आप जिस जगह रहते हैं, अचानक वक्फ का आपके पास नोटिस आता है और वो ये कहता है, देश के अंदर एक वक्फ सेंटर है और उसके अलावा 32 अन्य स्टेट के अंदर स्थित वो हैं, वक्फ बोर्ड हैं। होता यह है कि अगर देश में किसी भी घर में, किसी भी जगह, किसी भी गांव में, किसी भी क्षेत्र में किसी के पास एक नोटिस आ जाए कि ये जमीन वक्फ की है, तो वक्फ उसे अपनी जमीन बताकर उस पर कब्जा कर सकता है। अब आप कहेंगे कि मेरी जमीन है, मेरे पास कागज है, तो आपके पास कागज हैं, तो इस बारे में आप शिकायत करने के लिए आप जाइए। वक्फ ने उसको अपना मान लिया है। कानून 1995 का यह कहता है कि वक्फ ने जिसे अपना मान लिया, उस मानी हुई जगह पर प्रूव करने की जिम्मेदारी कि यह जगह आपकी है या नहीं, ये आप ही के ऊपर है, वक्फ के ऊपर नहीं है। अब आप इस बात की शिकायत कहां कर सकते हैं? तो इसकी शिकायत भी आप वक्फ बोर्ड में ही कर सकते हैं। आप किसी सिविल कोर्ट में, हाई कोर्ट में ये शिकायत करने नहीं जा सकते थे आज तक। लेकिन वर्तमान में जो कानूनी संशोधन प्रस्तावित किया गया है उसमें शिकायत को करने के लिए अब सारे कानूनी रास्ते खोल दिए गए हैं। मान लो कि आज किसी गांव को आपने अपना, मतलब वक्फ ने अपना बता दिया कि ये गांव मेरा है, तो वक्फ का गांव अगर अपना है ये बता दिया, तो गांव वाले इस बात से बेचैन कि ये जमीन तो हमारी चली गई, तो अब इसका शिकायत कहां करें? कोर्ट में नहीं कर सकते, वक्फ बोर्ड में जाइए। वक्फ बोर्ड आपकी बात मानने से इनकार कर दे तो वक्फ की ट्रिब्यूनल में जाइए, और वो भी मानने से इनकार कर दिया तो समझिए
कि आपकी जमीन चली गई। इस कारण से वक्फ का बहुत क्रिटिसिज्म होने लगा। 1995 के एक्ट का क्रिटिसिज्म होने लगा कि साहब ऐसे तो किसी भी निजी संपत्ति पर वक्फ बोर्ड कह सकता है कि ये मेरी है, और वो संपत्ति निजी हो किसी व्यक्ति की तो इस पर उस व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो कैसे इसे प्रूव करे। वक्फ बोर्ड तो अपना बोलकर चला गया। यही कारण है कि हमारे देश में संपत्तियों के मामले में अचल संपत्तियों की संख्या लाखों में है। वक्फ की संपदा हो, डिजिटल रिकॉर्ड हो, चल संपत्ति हो, वक्फ के पास में 8 लाख से ज्यादा वक्फ संपत्ति है। पूरे देश में वक्फ की संपत्तियों को एक सेंट्रल और 32 स्टेट वक्फ बोर्ड के द्वारा संचालित किया जाता है। सबसे ज्यादा वक्फ की संपत्ति वाला जो बोर्ड है उसमें कर्नाटक, तमिलनाडु, पंजाब, यूपी और वेस्ट बंगाल वक्फ का नाम आता है। अब सवाल आता है ये शुरू कहां से हुआ, इसका इतिहास क्या है। कहते हैं कि ये पैगंबर साहब के समय से ही चला आ रहा है। प्रॉफिट मोहम्मद जो थे उनके काल से ही वक्फ चला आ रहा है। पैगंबर मोहम्मद ने अपनी जायदाद को इस तरह खैरात में दो कि ना तो वो बेची जा सके, ना ही किसी को दिया जा सके, ना उनमें विरासत जारी हो, बल्कि उसका मुनाफा लोगों को मिल सके। इसके लिए पैगंबर साहब ने सबसे पहले वक्फ की शुरुआत की थी और तब से लेकर के देश भर में या दुनिया भर में जहां जहां इस्लामिक मान्यताएं मानी जाती हैं वहां लोग वक्फ करना शुरू किए। भारत के अंदर इतिहास में कहा जाता है कि सबसे पहले जब भारत में 1339 के अंदर 1351 से लेकर के फिर 1388 के बीच में जब फिरोज शाह तुगलक रहा था तो उसके द्वारा शिफा खाना यानी कि प्रकार का अस्पताल खोला गया था। तो उस अस्पताल में लोगों के द्वारा जमीन दान करके एक तरह से उस अस्पताल को चलाने के लिए पैसा दिया गया था। तो कहते हैं कि भारत में जो ज्ञात इतिहास है वो तुगलक के समय का निकलता है, उस दौरान निकलता है। उसके बाद कहते हैं अकबर के टाइम पर भी काफी ज्यादा लोगों के द्वारा जमीनें वक्फ करना शुरू हुआ। ये सब चले गए। इसके बाद अंग्रेज आए। अंग्रेजों ने वक्फ की हुई संपत्ति को बांटना शुरू किया कि कौन सी चैरिटेबल है और कौन सी धार्मिक है। जो संपत्ति चैरिटेबल है उसका कैसे उपयोग किया जा सकता है। अंग्रेजों के समय में वक्फ की संपत्ति के साथ में काफी छेड़खानियां हुई जिसको कि पसंद नहीं किया गया तत्कालीन देश के अंदर मुस्लिम समुदाय के द्वारा। धीरे धीरे चीजें बढ़ती रही। सीधा हम पहुंचते हैं देश की आजादी में। 1954 के अंदर देश के अंदर जितनी भी वक्फ की हुई संपत्ति थी इसके लिए वक्फ बोर्ड का गठन किया गया। 1954 के अंदर जो वक्फ बोर्ड का गठन हुआ, 1995 में संशोधन करके वक्फ बोर्ड को असीमित शक्तियां दे दी गई। उस समय पीवी नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार हुआ करती थी। उसने वक्फ एक्ट 1954 के अंदर संशोधन किया और वक्फ बोर्ड को असीमित शक्तियां दे दी, जिसमें अगर कोई संपत्ति किसी भी उद्देश्य के लिए मुस्लिम कानून के मुताबिक पाक है, मजहबी है और परोपकारी है तो वह वक्फ की संपत्ति हो जाएगी। अगर लगता है मुस्लिम कानून के तहत, शरिया कानून के तहत कि अगर कोई भी जगह पाक है, मजहबी है और परोपकारी है तो उसे वक्फ की संपत्ति मान लिया जाएगा। धर्म के अनुसार यह लगता है कि यह जमीन काम की है तो बोले यह जमीन वक्फ की हुई। इसी के लिए वक्फ का जो एक्ट 1995 है उसकी धारा 40 कहती है कि यह जमीन किसकी है, यह वक्फ का सर्वेयर और वक्फ का बोर्ड तय करता है। बाद के वर्षों में 2013 में संशोधन भी कर दिया गया जिससे वक्फ को इससे संबंधित मामलों में असीमित और पूर्ण स्वायत्तता दे दी गई। मतलब एक प्रकार से समझिए पहले दान की हुई भूमि के प्रबंधन के लिए वक्फ बोर्ड था। 1995 में कहा गया कि आपको लगता है कि यह जमीन धर्म के हिसाब से पवित्र है, धार्मिक है और चैरिटेबल है तो यह आपकी हुई, आप बता दीजिए, आप अपना मान लीजिए उसे, यह आपकी हो गई। नंबर दूसरा, और कहा कि अगर वक्फ के हिसाब से कोई जमीन उसको अपनी लग जाती है तो इसकी धारा 40 कहती है कि अब आपकी जिम्मेदारी है जिसकी जमीन, जैसे कल को मेरे घर को वक्फ ने अपना कह दिया कि ये मेरा है तो इसका मतलब अब मुझे यह जाकर के प्रूव करना पड़ेगा वक्फ के अंदर कि साहब मेरे पास इस घर का पट्टा है, मेरे पास इस घर का एनओसी है, मैं इस घर में लंबे समय से रह रहा हूं, ये मेरे ऊपर जिम्मेदारी आ जाएगी, वक्फ के ऊपर नहीं। वो तो लगा दिया टैग कि ये मेरा है। मतलब ऐसे बहुत से घर हमारे देश में हैं, ऐसी बहुत सी जमीन, ऐसी बहुत सी नजूल भूमि, ऐसी बहुत सी सरकारी संपत्तियां हैं जिन्हें वक्फ ने अपना बताकर उन क्षेत्रों को अपना बनाने के लिए आदेशित कर दिया। यानी इस कानून के बाद से देश में बहुत सारी संपत्ति वक्फ ने अपना बताना शुरू कर दिया। वक्फ को मिले इस असीमित शक्ति के कानून के चलते इसके अंदर बहुत सारी कमियां देखी गई कि साहब अगर किसी व्यक्ति को मान लीजिए शिकायत भी करनी है तो भी वो वक्फ बोर्ड में जा रहा है तो ये तो न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है ना। हमारे देश में न्यायपालिका को चैलेंज कर रहा है वक्फ बोर्ड, और अगर वक्फ बोर्ड का फैसला आपको मान्य नहीं है तो आप ट्रिब्यूनल में जाइए, लेकिन वो भी वक्फ बोर्ड का ही ट्रिब्यूनल है। ऐसे में वक्फ बोर्ड के अंदर कोई भी प्रकार से कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को क्लेम करने के लिए हो सकता है कि वो परेशान रहे, लेकिन उसे एक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाने की इजाजत नहीं दी जाती थी। अब इसी को ध्यान में रखते हुए यह कानून लाया गया है। असल में कुछ ऐसी घटनाएं घटी पिछले कुछ सालों में जिससे इस बात की जरूरत महसूस की जाने लगी। घटना है वर्ष 2022 सितंबर में तमिलनाडु की। वहां वक्फ बोर्ड ने एक ऐसे गांव को पूरा अपना बता दिया जिसमें एक मंदिर भी था और वक्फ बोर्ड ने कहा यह तो मेरी ही जगह है। तमिलनाडु का एक गांव था त्रिचुरापल्ली के पास में, बड़ा बाबा त्रिचुरापल्ली में, जहां पर पूरी गांव की जमीन पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोक दिया और यह कहा कि यह पूरा की पूरा हमारा क्षेत्र है। इस क्षेत्र में हिंदू बहुतायत में रहते हैं, यहां 1500 साल पुराना मंदिर भी बना है, ऐसे में वक्फ बोर्ड यहां पर कब्जा कैसे कर सकता है। इस विषय पर बहुत ज्यादा विवाद होने लगा। यह जानकारी बाहर भी कैसे निकलकर आई तो इसके अंदर का सबसे बड़ा कारण समझिए कि हुआ यह कि एक बार एक गांव का व्यक्ति अपनी जमीन बेचने गया। जब जमीन बेचने गया तो जमीन पे बेचने से पूर्व जगह जहां पर जमीन बेचनी थी उसने कहा कि वक्फ बोर्ड से एनओसी लेकर आओ, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि आप जमीन बेचना चाहते हो। बोले वक्फ से क्यों लेके आऊं? बोले ये जमीन आपकी है ही नहीं, वक्फ की है। जहां 1500 साल पुराना मंदिर बना हो, जहां देश के अंदर ऐतिहासिक रूप से कभी वक्फ ना रहा हो, उस जमीन को कागजों में वक्फ बोर्ड ने अपने चला लिया और उस व्यक्ति को चक्कर काटना पड़ा बार बार वक्फ बोर्ड का कि सर ये जमीन मेरी है, मेरे दादे परदादे 3-3 पीढ़ियां यहां रह रही हैं, फिर भी ये जमीन आपने अपनी बता दी। ये चीज बहुत ज्यादा सुर्खियों में रही 2022 के अंदर। ठीक है, कहने का मतलब यह हुआ कि वक्फ बोर्ड अपने द्वारा पहले लोगों को एनओसी देगा तभी वो कुछ लोग काम कर सकेंगे। इसके चलते तमिलनाडु के अंदर प्रोटेस्ट होने लगे। लोग इस बात को लेकर के काफी ज्यादा सरकार पर हावी होने लगे, डीएम के सरकार पर आरोप लगे कि उन्होंने इस प्रकार से सरकार को काम करने दिया है। ठीक है साहब, ऐसी ही घटना हुई भेट द्वारका के अंदर। भेट द्वारका भगवान श्री कृष्ण की नगरी, वहां पर वक्फ बोर्ड ने
भेंट द्वारका के 2 आइलैंड्स को अपना बता दिया, जिस पर जज भड़क गए। जज ने कहा कि भाई ये तो भगवान श्री कृष्ण की नगरी है, इसको आप कैसे अपना बता सकते हैं? बोले साहब यहाँ के कई आइलैंड्स में से कुछ आइलैंड्स पर मुसलमान रहते हैं, मेजॉरिटी में मुसलमान रहते हैं, तो मुसलमान रहते हैं इसलिए ये जगह हमारी हुई क्योंकि हमें अपने हिसाब से लगती है। इस बात पर यह आवश्यकता महसूस होने लगी कि वक्फ प्रॉपर्टी को कहीं ना कहीं किसी भी जगह कब्जा करने के लिए उपयोग में किया जा रहा है। मतलब आप सोचकर देखिए, एक भारत के अंदर आंकड़ा निकलकर आता है जिसमें पता चलता है कि देश की राजधानी के अंदर 16,844 ऐसी प्रॉपर्टी हैं जो कि दान दी जा चुकी हैं, और इनका व्यवसायिक कीमत अगर नापी जाए तो 1200 करोड़ रुपए से ऊपर है। इनमें से कुछ जमीनें रजिस्टर्ड हैं और कुछ जमीनें रजिस्टर्ड नहीं है। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि वक्फ अपनी जमीन बता देता है और उन जमीनों पर लोग कब्जा कर लेते हैं। मतलब ऐसे समझिए, वक्फ ने इस क्षेत्र को अपना बता दिया कि ये 10 बीघा जमीन अपनी है। जमीन अपनी है तो 10 बीघा वाला परेशान होता रहे, वो वक्फ के पास जाकर बताता रहेगा कि सर ये जमीन मेरी है, मेरी है, वो कहता रहेगा, वो वक्फ सुनता रहेगा। लेकिन वही रिवर्स सुनिए, उस 10 बीघा जमीन पर 10-50 लोग आए और वो वक्फ की जमीन पर कब्जा करके रहने लग गए। अब कब्जा पहले तो वक्फ ने किसी को अपना बताया और वक्फ की जमीन पर कोई और कब्जा करके रहने लग गया। वक्फ छुड़वाता है नहीं छुड़वाता ये अलग बात है। तो आप आंकड़ा देखिए कि पंजाब में 5610 ऐसी जमीनें हैं जो कि लोगों ने गैर कानूनी रूप से कब्जे की हुई हैं। ऐसे ही एमपी में 3240, वेस्ट बंगाल में 382, यानी वक्फ बोर्ड की जमीन पर लोग कब्जा कर ले रहे हैं। मतलब एक प्रकार से ये समझे कि पहले तो वक्फ बोर्ड दूसरे की जमीन हड़पता है और उन हड़पी हुई जमीनों पर कोई और आकर के घर का बसेरा बना लेता है। तो एक प्रकार से लैंड बैंक के अंदर एक अलग ही प्रकार का काम चल रहा है। महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड द्वारा मीडिया को दिए अपने आंकड़ों में बताया गया कि वक्फ में दान की गई 70% जमीनों पर अलग अलग लोगों ने अपना कब्जा गैर कानूनी रूप से जमाया हुआ है, जिस पर कोर्ट में केस भी चल रहे हैं। मतलब वक्फ ने अपना बताया, अपनी जमीन पर कोई और आके बस गया। एक प्रकार से एक मतलब जमीन को अपना बताकर लेने की जो कला है, इस कला का नुकसान वक्फ को भी हुआ है कि उनकी जमीन पर किसी और का कब्जा हो गया। इतना ही नहीं, हाल ही में तो हद यह हुई कि जो ताजमहल है वक्फ ने इसे भी अपना बता दिया। यह खबर छपी कि सुन्नी वक्फ बोर्ड ने ताजमहल को रिलीजियस प्रॉपर्टी डिक्लेयर करते हुए कहा कि यह भी हमारी है। इस पर तो कोर्ट नाराज हो गई और कोर्ट ने यह कहा कि भाई शाहजहां ने आपको अगर दिया था तो वो कागज ले आओ जहां पर यह लिखा था कि शाहजहां ने इसको ताजमहल को आपको वक्फ कर दिया। तो बोले साहब हमारा कानून कहता है कि कोई भी जगह अगर हमें पवित्र लगती है, कोई भी हमें धार्मिक लगती है, परोपकार की लगती है, तो वक्फ की होगी धर्म के हिसाब से। तो इसलिए ताजमहल को भी हम अपना मानते हैं। तो इसका मतलब वो जो धारा 40 थी ना 1995 की, उसके चलते वक्फ किसी भी जगह को अपनी बताता चला जा रहा था, जिसके चलते ये आवश्यकता आ गई थी कि वक्फ के कानून में विशेष रूप से इस धारा को कर्टेल किया जाए कि वो किसी भी जगह को अपना बता दे। इसके साथ साथ जहां अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि अगर शिकायत करने जाना है तो वक्फ बोर्ड में जाना है, शिकायत के आगे जाना है तो वक्फ ट्रिब्यूनल में जाना है, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाने की इजाजत नहीं है। तो बोले नहीं, इसके अंदर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी जाने की इजाजत दी जानी चाहिए। मतलब कुल मिलाकर के वक्फ की जमीन के चलते ये डिमांड निकल के आने लगी कि कुल मिलाकर के अब आवश्यकता आ गई है, समय आ गया है कि यह तय किया जाए कि जो संपत्ति वक्फ की है उसके ऊपर कानून में संशोधन किया जाए। इसी के चलते साथियों 1995 से लेकर के अब तक, विशेष रूप से जब से 1995 का एक्ट आया उसके बाद 2013 में संशोधन आया, 15 साल में वक्फ की संपत्तियां दोगुना हो गई। यानी कि जो संपत्ति पहले थी उससे डबल संपत्ति, क्योंकि जो जगह अपनी बता दी वो कानून के अनुसार उनकी हो गई। इसी को ध्यान में रखते हुए अल्पसंख्यक मामलात के जो मंत्री हैं, क्योंकि वक्फ का जो सेंट्रल बोर्ड है उसके जो अध्यक्ष होते हैं वो अल्पसंख्यक मामलात के मंत्री होते हैं, किरण रिजिजू द्वारा इस मामले में केंद्र के अंदर संशोधन विधेयक लाया गया। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक 2024 पेश किया गया, जिसमें 40 संशोधन प्रस्तुत किए गए हैं। जो वक्फ का अधिनियम 1995 है उसमें संशोधन लाएंगे। इनके अंतर्गत 2013 के अंदर जो मूल संशोधन में मतलब अधिनियम में संशोधन लाए गए थे उनको भी यहां पर करेक्ट करने की बात की गई है। तो आप यहां पर देख सकते हैं संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर रिजिजू जी द्वारा जो है, जो देश के अंदर वर्तमान में अल्पसंख्यक मामलात के मंत्री हैं, उनके द्वारा इस बिल को पेश किया गया था। ठीक है, और इस बिल को पेश करते समय इन्होंने अपने द्वारा यह कहा कि अब मुस्लिम समुदाय के भीतर महिलाएं, बच्चे और पिछड़े वर्ग के सदस्य भी प्रतिनिधित्व और अवसर सुनिश्चित करने के लिए इसमें आ सकेंगे। यानी वक्फ बोर्ड के अंदर महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व मिलेगा, वो भी फैसले ले पाएंगे। इसके जो प्रमुख प्रावधान रहे हैं इसमें क्या है, अधिनियम का अब नाम बदल जाएगा। वक्फ अधिनियम 1995 का नाम बदलकर अब एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम 1995 हो जाएगा। संपत्ति पंजीकरण और सत्यापन के लिए कहा गया है कि संपत्तियों को जिला अधिकारियों के द्वारा पंजीकृत कराना होगा। मतलब अब अगर वक्फ को लगता है कि यह जमीन मेरी है तो पहले वो कलेक्टर से पूछवाए कि यह जमीन वाकई में वक्फ की है क्या। कलेक्टर जो कि राजस्व अधिकारी होता है, जो राजस्व का कंट्रोलर होता है उस पूरे क्षेत्र का, जमीन का सबसे बड़ा लैंड होल्डर वही है। तो ऐसे के अंदर राजस्व के लिए पहले कलेक्टर से कंफर्म करिए कि यह जमीन वक्फ की है कि सरकार की है। ठीक है, संपत्तियों के संपादन सत्यापन के लिए कहा गया है कि विधेयक में विवादित भूमि के अनिवार्य नए सत्यापन की आवश्यकता होगी, जिसमें संपत्ति के स्वामित्व और प्रबंधन के आसपास स्पष्टता बढ़ेगी। यह उन संपत्तियों पर भी लागू होगा जिन पर वक्फ बोर्ड और व्यक्तिगत मालिकों द्वारा दावे और प्रतिदावे किए जा चुके हैं। मतलब अब तक जो संपत्तियां हैं उनका भी सत्यापन कराइए कि हां साहब यह संपत्ति वाकई में वक्फ की है या नहीं है, कलेक्टर से कंफर्म कराइए। वक्फ बोर्ड की जो मनमानी शक्तियां हैं उन पर अंकुश लगाने का कार्य किया गया है, जिसमें धारा 9 और 14 में संशोधन है। विधेयक में केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड की संरचना को बदलने के लिए वक्फ अधिनियम की धारा 9 और धारा 14 में संशोधन का प्रस्ताव है। महिलाओं को भी इसके अंदर शामिल करने का प्रयास है ताकि इनके अंदर लैंगिक समानता को बढ़ावा दिया जा सके। सर्वेक्षण आयुक्त के नाम पर कलेक्टर द्वारा नामित डिप्टी कलेक्टर या एडिशनल कलेक्टर वो इसके अंदर सर्वेक्षण करेंगे। अब प्रतिनिधित्व की अगर बात हो तो इस वक्फ के अंदर मुस्लिम समुदाय में भी जो शिया, सुन्नी, बोहरा, आगा खानी और अन्य पिछड़े वर्ग के जो हैं उनको भी
प्रतिनिधित्व देने का प्रावधान किया गया है। वो धारा 40 जो ये कहती थी कि बोर्ड ने किसी को भी कह दिया कि ये जगह मेरी है, बोले इसको तो हटाने का ही प्रावधान कर दिया कि इसको हटा ही दो, क्योंकि वक्फ अपनी तरफ से कोई भी जगह अपनी बता दे बोले ये नहीं चलेगा। साथ में क्या कहा गया है, यदि कोई भी संपत्ति में दर्ज करने का कोई भी मामला है तो उसके लिए राजस्व कानूनों की प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। साथ ही साथ ट्रिब्यूनल में भी संशोधन करने की बात की गई है और इसके अंदर संपत्तियों के लिए भविष्य के अंदर भी संशोधन करने की बात की गई है। ठीक है साहब, ये जानकारी मैंने बता दी। अगर हम तुलनात्मक रूप से अध्ययन करें कि अब नया और पुराने में क्या अंतर हो गया है, तो जैसे सेक्शन 40 में रीजन टू बिलीव के तहत वक्फ बोर्ड ये बोल देता था कि प्रॉपर्टी मेरी है, तो उस जमीन पर दावा करने वाला सिर्फ ट्रिब्यूनल में ही अपील कर पाता था। मान लो कि आपकी जमीन को वक्फ ने अपना बता दिया, तो आप केवल ट्रिब्यूनल में जाकर शिकायत कर सकते थे। लेकिन अब नए बिल में दावा करने पर क्या होगा कि ट्रिब्यूनल के अलावा आप रेवेन्यू कोर्ट में, जो कलेक्टर की कोर्ट होती है, उसमें, सिविल कोर्ट में और हाई कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं। अगर वक्फ की कोई संपत्ति आपको लगता है कि वक्फ ने अपनी बता दी है। वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला पहले अंतिम हुआ करता था, उसे चुनौती नहीं दी जा सकती थी। अब उसे हाई कोर्ट में अपील करने के दौरान चुनौती दी जा सकती है। किसी जमीन पर मस्जिद हो या उसका उपयोग इस्लामिक उद्देश्य के लिए किया जा रहा हो तो ऑटोमेटिक वक्फ की संपत्ति हो जाया करती थी अब तक। लेकिन अब किसी को वक्फ को दान जमीन नहीं दी है, उस पर भले ही मस्जिद बनी हो, वक्फ की संपत्ति नहीं होगी। मतलब अगर दान किया है ना किसी ने ऑफिशियली कि साहब ये हमें दान में मिली है, तो ही उसे वक्फ की संपत्ति कहा जाएगा। ये नहीं है कि मस्जिद बनी हुई है तो वो भी अब वक्फ की हो गई, क्योंकि उसमें प्रोविजन था 1995 के एक्ट में कि अगर कोई धार्मिक जगह है, कोई पवित्र जगह है, कोई चैरिटेबल जगह है धर्म के हिसाब से, तो वो उनकी हो जाएगी। ऐसा नहीं है, दान में मिली जगह ही केवल वक्फ की जगह मानी जाएगी। वक्फ बोर्ड में महिला और बतौर सदस्य अन्य धर्म के लोगों की एंट्री नहीं होगी। पहले तक तो यह हुआ करता था, अब क्या हो गया, वक्फ बोर्ड में 2 महिलाएं और अन्य धर्म के 2 सदस्यों को एंट्री मिलेगी जो कि वक्फ बोर्ड का संचालन करेंगे। एक प्रकार से इसके प्रबंधन को अब और ज्यादा पारदर्शी बनने का कार्य किया गया है। कलेक्टर को तय करने का अधिकार दिया गया है कि वो चेक करे कि इसकी संपत्ति वाकई में वक्फ की है या फिर वो जमीन सरकारी है। मतलब वक्फ अपने लेवल पर जब कोई जमीन अपनी बता देता था, अब जिलाधिकारी को यह कहा गया है कि आप चेक करके बताएंगे कि ये जमीन सरकारी तो नहीं है, पता चले उसको वो अपना बता दिया हो। ठीक है, अब विपक्ष इस बात पर विरोध कर रहा है। उनका कहना यह है कि सरकार को पहले इसके लिए मुस्लिम संगठनों से बात करनी चाहिए थी, सरकार की इसमें नीयत ठीक नहीं है, इस पर चर्चा पहले होनी चाहिए थी। अखिलेश यादव जी ने कहा कि वक्फ बोर्ड का यह सब संशोधन भी बस एक बहाना है, रक्षा, रेल, नजूल भूमि के तहत जमीन बेचना निशाना है। अखिलेश ने कहा कि इस बात की लिखकर गारंटी दी जाए कि वक्फ बोर्ड की जमीनें बेची नहीं जाएंगी। मतलब अपोजिशन की तरफ से अपने अपने तरीके की बातें की गई और कहा गया कि बोर्ड की स्वायत्तता को खत्म करके सरकारी नियंत्रण को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। ये इनके ट्वीट रहे। और यहां पर जो वो हैं क्या नाम है, ओवैसी साहब, उन्होंने अपनी तरफ से कहा कि यह विधेयक समानता के अधिकार का और डिस्क्रिमिनेशन का और जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है उनके सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। मतलब कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन के लिए जो भारत के मूल अधिकार ये पावर देते हैं कि उस धर्म के लोगों के द्वारा ही प्रबंधन हो सकता है, बोले उसमें अन्य धर्म के लोगों की एंट्री कराना ये प्रबंधन के खिलाफ है, धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ है, उसका सीधा सीधा उल्लंघन हो रहा है। ठीक है, सरकार लेकिन इस बात पर कह रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं हम अतिरिक्त कर रहे हैं जिससे धार्मिक कार्यों के प्रबंधन में उल्लंघन हो रहा हो, बल्कि हम लोगों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया सुगम कर रहे हैं। यहां पर कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि अनुच्छेद 26 जिसमें धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता दी गई है, सरकार उसके साथ छेड़खानी कर रही है, अर्थात मूल अधिकार में छेड़खानी है, तो इसका मतलब यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी कि किसको किस तरफ जाना है, यानी कि आने वाले समय में जैसे ही विधेयक आएगा, आने के बाद ये सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया जा सकता है। ठीक है, हमारे देश में राइट टू फ्रीडम फॉर रिलीजन आर्टिकल 25 से लेकर 28 में है, उसी को ध्यान में रखते हुए इसे चैलेंज किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं साथियों, तो राइट टू फ्रीडम के बारे में बता दिया, राइट, ये सारे मूल अधिकार आप देख लीजिएगा। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात मैं यहां पर बताना चाहूंगा कि जब ये सारा मामला हो गया तो सरकार ने कहा कि चिंता मत करिए, इस पूरी जानकारी को अब हम ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजते हैं। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का मतलब संशोधन प्रस्तावित कर दिया। अब इस पूरी मतलब जो भी बिल के अंदर प्रस्ताव हैं, इनको हम सीधा पास नहीं करा रहे हैं, अब हम एक कमेटी के पास भेज रहे हैं जिसके अंदर सांसद होंगे, जिन्हें अध्यक्ष महोदय अपनी तरफ से बिठाएंगे। जेपीसी क्या होती है इसको समझने का प्रयास करिए। हमारे देश के अंदर संसद के अंदर संसद के अंदर 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अगर कभी जेपीसी बनाई जाती है तो इसमें प्रयास किया जाता है कि अगर राज्यसभा से 10 सांसद लिए हैं तो जस्ट डबल लोकसभा से सांसद लिए जाएं। तो एक कमेटी बनाई जाती है जिस कमेटी का कार्य होता है कि उस पूरी जो प्रस्ताव है उस पर वो प्रॉपर तरीके से विचार विमर्श करे और एनालिसिस करके फिर अध्यक्ष को बताए कि साहब ये चीज इसमें ऐसे है। मान लीजिए ये बिल सरकार ने प्रस्तावित किया, अब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी अगर बनती है तो इसके अंदर पहले तो ये समझिए कि राज्यसभा और लोकसभा 2:1 के अंदर, मतलब राज्यसभा का 1 अनुपात है और लोकसभा का 2 अनुपात है। इस अनुपात में पहले तो इसमें सदस्य रखे जाएंगे। मान लो 31 मेंबर की जेपीसी बनाई गई तो इसमें 31 सांसद होंगे, एक व्यक्ति इसका अध्यक्ष होगा। सत्तारूढ़ पार्टी ऑब्वियसली बात है, जिसके लोग ज्यादा हैं उसके मेंबर जेपीसी में भी ज्यादा होंगे, लेकिन जितनी अन्य पार्टियां हैं उनको भी इसमें प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया जाएगा। जेपीसी जब गठित होती है तो इसमें सारे सांसद जो मिलते हैं, 31 सांसद जिनके पास ये जिम्मेदारी है, वो उस विधेयक के हर पार्ट पर चर्चा करते हैं। उसके लिए उन्हें आवश्यक हुआ कि किसी को बुलाकर पूछताछ करनी है तो वो उसे बुलाकर पूछताछ भी करते हैं कि हाँ भैया आप बताइए इसमें क्या राय है, इसको कैसे किया जा सकता है, इसमें क्या प्रावधान हो सकता है, इसमें क्या गलत है, क्या सही है, वो सारी बातें बैठ करके जेपीसी सुनती है, सुनवाई करती है। सुनवाई करके फिर फैसले, मतलब जेपीसी की पावर यह है कि अगर उसे लगता है कि कोई व्यक्ति उसकी बात नहीं मान रहा है तो उसको संसद के भी विशेष अधिकार के उल्लंघन के रूप में देखा जा सकता है कि संसद की अवमानना की है साहब, हमारी बात ना सुन करके इसने, है ना। तो जेपीसी अब इस मामले पर सारे तथ्यों की जांच करेगी। जब जांच कर लेगी अपनी तरफ से जो राय है वो निश्चित समय अंतराल में वो स्पीकर को सौंप देगी, फिर स्पीकर सदन को संबोधित करके बता देंगे कि जेपीसी ने ऐसा किया। मतलब एक प्रकार से ये समझिए कि ये संसद के काम को